सो फ्रेंड्स, जब से मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, तब से मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपके फाइनेंशियल टारगेट्स और प्लान फुलफिल नहीं हो पाते। इस वीडियो में हम 7 ऐसे रीजंस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते और अपने जो प्लान्स फिक्स किए हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। होपफुली इस वीडियो के एंड में आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और अपना रियलिस्टिक टारगेट क्या फिक्स करना है उसको भी देखेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे बड़ा, सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू तो ये है कि अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, यू डोंट हैव द प्लान एट ऑल। सबसे पहले तो आपको प्लान होना चाहिए ना आपके पास। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है। आप इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट फॉर सेक ऑफ सम एंड गोल करेंगे। यानी कि आप फर्ज करें, आपको ये करना है कि आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपको लेट से कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको अपना घर खरीदना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी वजह से आपको रेंटल रिटर्न आ सके। कोई तो एक इन्वेस्टमेंट का जो गोल होगा वो आपका नज़र में होगा ना। आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें किस वजह से कर रहे हैं। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे ना। आपको आप एज लो एज आपका ये गोल भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको जॉब छोड़नी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई एंड गोल होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक बड़ा गोल हो, जैसे आपका कोई लेट से आपको घर लेना है और उसके लिए कोई छोटे छोटे गोल्स आपको बनाने हो। यानी कि आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, बगैर गोल के कोई काम नहीं होता। तो प्लान आपका लाजमी होना चाहिए। अब हम उस पर बात करते हैं कि आपका प्लान किस तरह का होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो रियलिस्टिक प्लान नहीं बनाते। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। योर प्लान शुड बी रियलिस्टिक। अब आप ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट करें, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, आप हर महीने 20,000 रुपए सेव करें। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अब इन पैसों से 2 साल के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी सेविंग से इतने पैसे जनरेट कर सकें, और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी कि आपको 2 साल के अंदर इस तरह का रिटर्न देकर आपको 10 लाख रुपए मिल जाए। सो दिस इज वे टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी ऊपर चली गई है कि वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती उसकी। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो एज आई सेड कि लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और कहते हैं यार इन पैसों को जो है, जो पैसे बचे हुए हैं अब इनको भी हम कहीं और ही खर्च कर देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए रियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मिडिल में आकर आप डिसहार्ट हो जाएंगे और आप सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह छोड़ देंगे। हैविंग सेड दैट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है यू आर नॉट हैविंग करेक्ट असेसमेंट ऑफ योर करंट फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपका कैश फ्लो क्या है। आपको यही नहीं पता कि आपकी इनकम जो है वो किस तरह से आ रही है, वो कितनी इनकम है। या इनकम का पता होने के बाद आपको ये नहीं पता कि जो आपके लाइबिलिटीज हैं वो किस तरह की हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं वो आपको पहले पे करने हैं। क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले पे ऑफ करना है, बजाय इसके कि आप कोई इन्वेस्टमेंट का सोचें, पहले अपने लोन्स को पे ऑफ करें। इस तरह की चीज़ें आपको अपने इस फाइनेंशियल स्टेटस का पहले फर्ज करें। आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो लेट से 12% रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपने जो क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है और जो उसके ऊपर आप मंथली मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं वो आपका ऑलमोस्ट कोई लेट से साल का 22-23% के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है वो। तो बजाय इसके कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करें, उससे बेहतर ये है कि आप पहले अपना ये लोन पूरा करें, ये क्रेडिट कार्ड का बिल ख़त्म करें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी करंट स्टेटस का पता होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ें आपको देनी है, क्या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और क्या आपकी इनकम है, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लेट से आप अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो अगेन आपको मैं कहूँगा कि पहले आप मेडिकल इंश्योरेंस लें और बाद में किसी इंश्योरेंस का सोचें, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका सारी इन्वेस्टमेंट जो कि ऐसी जगह पर होगी, लेट से जो जो अर्ली विड्रॉल के ऊपर आपके चार्जेस अलग से लग जाएंगे, तो मेडिकल की वजह से जो आपको खर्च, जो जो फ़ायदा होना है इंश्योरेंस का, जो फ़ायदा आपका इन्वेस्टमेंट का होना है, वो आपकी सारी मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर निकल जाएगा। तो बेयर मिनिमम मेडिकल इंश्योरेंस भी लाजमी होनी चाहिए। अच्छा चलें, अब ये हो गया कि आपने प्लान भी कर लिया, आपने करेक्ट असेसमेंट भी कर ली अपनी। शुरू में आपको पता चल गया कि भाई आपके क्या कैश फ्लोज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो भी आपने कर लिया। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग अपने प्लान की या नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट प्लान तो बना देती है, लेकिन हमारी जैसे मुल्कों की गवर्नमेंट, उसके अंदर प्लान तो बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होनी है, क्या होना है, किस तरह से मॉनिटर होना है, वो सारी निटी-ग्रिटीज़ जो है ना बस हवा हो जाती हैं। तो इसी तरह आपके प्लान के अंदर आपको कांस्टेंट मॉनिटर करना है। आपके जो जो गोल्स हैं
उसको आपके माइलस्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉनिटर करना है। आपने ये देखना है कि लेट से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, अगर आपने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगी स्टॉक मार्केट। फर्स्ट करें आपने 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, अब आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया पता चला वो कंपनी ही किसी वजह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके स्टॉक्स टैंक कर गए, या उसने जो डिविडेंड देना था वो नहीं दिया उसने, और आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म ये सोचकर कि भाई अब मैंने कर दिया, अपनी तरफ से पैसे डाल दिए मैंने, अब 5 साल बाद देखूंगा, अगर आपने इस चीज़ पे छोड़ दिया और मॉनिटर नहीं किया उस चीज़ को, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके अंदर आपको लाजमी मॉनिटर करना है, जिस चीज़ को मॉनिटर करना है उसको उसको लाजमी मॉनिटर करना है। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट को आपको मॉनिटर नहीं करना, लेट से आपको आपने फर्ज करें आपने गोल्ड खरीदा है और आपको एक स्पेसिफिक रीज़न है गोल्ड खरीदने का, आपने सोचा है कि मैं हर महीने गोल्ड खरीदता रहूँगा, इवेंचुअली मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है गोल्ड की, मुझे ज्वेलरी बनानी है लेट से 5 साल बाद, तो मुझे इसी गोल्ड की ज्वेलरी बनानी होगी। तो इन एनी केस चाहे वो पैसे बढ़ रहे हों चाहे कम हो रहे हों, आपको गोल्ड की ज़रूरत है, वो आपको गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है 5 साल के लिए फॉर सम रीज़न, लेट से आपको अपना घर बनाना है। वैसे तो 5 साल की इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सेक हम बात करते हैं, 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें आपको घर बनाना है। पता चला जिस स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, वो 5 साल के लिए 5 महीने 6 महीने बाद ही वो नीचे चले गए, ना उन्होंने डिविडेंड दिया ना कुछ दिया, और आप उसमें उल्टा फंस गए। लेकिन आप उस पोर्टफोलियो को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि यार नहीं, मुझे तो 5 साल बाद ही देखूंगा, मुझे क्या करना है अभी देखकर। तो वो आप उस एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उस पोर्टफोलियो का जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। जहाँ पर मॉनिटर नहीं करना, जैसे मैंने बताया गोल्ड के केस के अंदर शायद आपको मॉनिटर ना करना पड़े, तो आप उसको मॉनिटर ना करें, लेकिन जहाँ पर मॉनिटर करना है वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप फर्ज करें आपने कोई म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं और आपने कोई एसआईपी की हुई है इसकी, आपने 5 साल के लिए एसआईपी किया हुआ है, लेकिन फर्ज करें आप बीच में कभी कभी मंथ की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते और उसको टॉप अप फिर बाद में भी नहीं करते, तो आप वहाँ पर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं। यानी कि आपको हर महीने लेट से 10,000 रुपये डालने थे उसके, लेकिन आप किसी महीने डालते हैं किसी महीने नहीं डालते, तो ये जो इरेगुलरिटी है ये आपको इवेंचुअली कॉस्ट करेगी एक बिग टाइम। तो आपको मॉनिटर भी करना है और आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना है जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन का। इसी के साथ हम आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 के अंदर इसी जो नंबर 4 में मैंने बताया था ना, उसका उलट है। नंबर 5 है मॉनिटरिंग टू मच फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि अगर फर्ज करें आपके पास आपने कहीं लेट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपको पता है कि यार ये अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ले लें, किसी भी मोमेंटम फंड को ले लें, किसी भी ईटीएफ को ले लें, वो लोग भी एक दफ़ा इन्वेस्ट करके कम से कम महीने का टाइम तो देते हैं स्टॉक को कि वो ऊपर जाए नीचे जाए या जो भी होना है उसके साथ, या अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर न्यूज़ आ जाए किसी स्टॉक के लिए। वैसे तो इस तरह का कोई स्टॉक वो लेते नहीं है जिसके अंदर कोई पेनी स्टॉक तो लेते नहीं है वो लोग, वो अच्छे स्टॉक्स लेते हैं जिसके अंदर कोई बड़ी न्यूज़ भी आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है मार्केट। लेकिन फिर भी इन एनी केस कम से कम एक महीने का टाइम तो देते हैं ना। तो आपके साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो हर रोज़ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके उसको उसके टिकर्स देख रहे होते हैं कि वो ऊपर चला गया नीचे चला गया, ये हो गया वो हो गया। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसको रोज़ाना की बेसिस के ऊपर ना उसको देखा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पोर्टफोलियो को छोड़ दें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जैसे खुद मैं देखता हूँ हर हफ्ते अगर डिप आती है तो मैं कोई ख़रीद लेता हूँ, अगर दिन में भी देख रहा होता हूँ तो मैं ख़रीद लेता हूँ। लेकिन अगर कोई मेजर कोई मसला होता है तो मैं हफ्ते के हफ्ते उसको देखता हूँ। और जो मैंने पहले भी बताया कि मैं जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को देख रहा होता हूँ जो मुझे समझ में आते हैं। उन म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग होती है मैं उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं रोज़ के रोज़ प्राइस की बेसिस के ऊपर अपना पोर्टफोलियो चेंज करने लगूँ तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उसका कोई इस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बेसिकली वो ट्रेडिंग होगी, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। तो इसलिए अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको रोज़ के रोज़ ना देखें, एक फ़िक्स टाइम बना लें कि उस टाइम पर आप उसको मॉनिटर करेंगे और उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रीएडजस्ट करेंगे। एक छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली आपके गोल्स के साथ अलाइन ना हो। मैंने ये भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी हैं जिसके अंदर लेट्स से हस्बैंड का कोई गोल होता है और वाइफ का गोल कुछ और होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वाइफ का गोल कोई बहुत गलत होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि वाइफ चाहती हैं कि आपकी फैमिली प्रॉस्पेरस हो और थोड़े खर्चे कम हो,
और आप कोई अपना घर बना लें लेट्स से, या अपनी कोई प्रॉपर्टी ले लें, या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन हस्बैंड एट द अदर हैंड वो किसी और चक्कर में लगे हुए होते हैं, तो वो उस तरह से प्रूडेंट नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे कपल्स को भी देखा है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को ठीक किया है, लेकिन हस्बैंड बहुत सारे टाइम पर वाइफ को ठीक नहीं कर पाते। तो वो इसलिए अगर आपका जो ये दोनों व्हील्स है ना साइकिल के, एज वी से, तो वो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी साइकिल खराब हो जाती है। तो इसलिए ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों एंड पे होना चाहिए, फैमिली के हर मेंबर में होनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं, आपके बच्चों में भी ये सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, कि उनको भी पता होना चाहिए कि फैमिली का अल्टीमेट गोल क्या है। उनको पता होना चाहिए कि फ़ुज़ूल खर्ची सही चीज़ नहीं है। इस बात पे मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था कुछ अरसे पहले, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। न्यूज़लेटर के अंदर मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जो शायद मैं वीडियो में ना कहूँ, तो प्लीज़ न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। इफ़ यू आर एन्जॉयिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अच्छा, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है। इसके अंदर जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उनको हमें ऑगमेंट करना पड़ता है शॉर्ट टर्म गोल से। अगर आपको घर खरीदना है, आपने अपने आप को टाइम दिया 10 साल का कि घर खरीदना है, तो उसके अंदर माइलस्टोन्स होंगे आपके। उन माइलस्टोन को आपको टिक ऑफ करना होगा, यानी कि ढाई ढाई साल के ऊपर, 2-2 साल के ऊपर आपके छोटे-छोटे माइलस्टोन होंगे। लेट्स से आपने कहीं गोल्ड खरीदा हुआ है, उसको ऑगमेंट करना है, कहीं आपने स्टॉक्स में डाले हुए पैसे, उनको रीएडजस्ट करना है। कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, एक बड़े लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए उसके छोटे-छोटे माइलस्टोन्स को भी अचीव करना पड़ेगा। अगर आपने उन छोटे माइलस्टोन्स को अचीव नहीं किया, तो आपका जो बड़ा गोल है वो नहीं मिल सकेगा आपको। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो बड़ा गोल है, उसके लिए आप छोटे-छोटे माइलस्टोन भी बनाएँ और उसके अंदर उसको फुलफिल करते जाएँ। मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 6 हैबिट्स टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, वो कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप ना लेके जाएँ तो बेहतर है। मैंने यहाँ पर वो वीडियो बनाई है। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।